हाँ जी, तो लाइंस के बारे में हम चर्चा करते हैं, लाइंस के ऊपर। तो लाइंस, दो लाइन जैसे यहाँ पे लिखा है, लाइन L1 मान लेते हैं कि ये लाइन का इक्वेशन लिखा है x माइनस ऑफ A1 डिवाइडेड बाई दिस इज P1 इक्वल टू दिस इज x माइनस ऑफ B1 डिवाइडेड बाई दिस इज Q1। ये x नहीं है, y है, ये दिस इज z माइनस ऑफ C1 डिवाइडेड बाई दिस इज R1। and line L2 is written as this is x minus of A2 divided by this is P2 equal to this is y minus of B2 divided by this is Q2, this is z minus of C2 divided by this is R2। ठीक है, ये दोनों लाइन्स है। अब यहाँ पे कंडीशंस के ऊपर बात किया जाए कि इसमें कंडीशंस क्या होंगे। कंडीशंस फॉर लाइन्स, कंडीशंस फॉर लाइन्स टू बी, फर्स्ट थिंग पैरेलल। पहला, पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? पैरेलल, तो पैरेलल होने के लिए क्या है भाई, दोनों लाइन के अलोंग वेक्टर पता है हमें, ये लाइन है और मान लीजिए ये भी लाइन है, तो पहले वाले लाइन के अलोंग वेक्टर पता है ना अपने को, क्या है पैरेलल वेक्टर, क्या है सर? P1 i कैप प्लस ऑफ क्या है बताइए? अरे Q1 j कैप प्लस ऑफ R1 k कैप। नीचे वाला पैरेलल वेक्टर को डिनोट करता है और ऊपर में A1 B1 C1 पॉइंट ऑन द लाइन को डिनोट करता है। दिस इज द पॉइंट A1 B1 C1। समझ में आ रहा है ना? तो पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए भाई? रेशियो सेम होगा, मतलब P1 बाई P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इज Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू क्या? R1 अपॉन R2 हो जाएगा। नाउ सेकेंड थिंग इज व्हाट? परपेंडिकुलर। लाइन्स परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए भाई? दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा इसमें। P1 इंटू P2 प्लस ऑफ दिस इज Q1 इंटू Q2 प्लस ऑफ R1 इंटू R2, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो अब इसको क्या है, इसको अलग से लिखाने की ज़रूरत रहती है क्या? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर फंडामेंटली अगर हमें समझ में आया है चीज़ें तो कोई परेशानी नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम प्लेन के ऊपर चर्चा करेंगे। प्लेन के ऊपर, प्लेन के इक्वेशन, प्लेन के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात पहले भी किए थे, तो उसी को थोड़ा सा रिवाइज करके हम आगे बढ़ेंगे। तो प्लेन के बारे में क्या बताया था? सबसे पहले हमने प्लेन के बारे में डिस्कस किया होगा, इसका अलग अलग फॉर्म में इक्वेशन देखेंगे। सबसे पहला वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म। तो एक्चुअली सब कुछ वेक्टर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या बताया था, अगर ये प्लेन है कोई, तो भैया इस प्लेन के अगर परपेंडिकुलर वेक्टर दिया है, जिसको हम नॉर्मल वेक्टर के नाम से जानते हैं, प्लेन के ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाए, ठीक है, जो, तो अब यहाँ पे अगर मान लीजिए प्लेन पे कोई एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट दिस इज पॉइंट ए गिवन, उसका पोजीशन वेक्टर ए है, और दिस इज ए पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है। अब इस ए पी को अगर ज्वाइन कर देते हैं, ए पी वेक्टर, तो ए पी वेक्टर जो होगा वो प्लेन में ही होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर आर माइनस ऑफ ए डॉट विथ एन वेक्टर, एन वेक्टर के साथ डॉट जो आएगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू नल वेक्टर होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए कि नहीं। ये डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आएगा। अब यहाँ से डॉट प्रोडक्ट जो जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, ये हर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट आर ले लीजिए, वो वेक्टर ए से अगर ज्वाइन करेंगे, वो एक वेक्टर जो आएगा दैट विल लाई ऑन द प्लेन। तो यहाँ से आ जाएगा वेक्टर आर डॉट विथ क्या आएगा, एन वेक्टर माइनस ऑफ वेक्टर ए डॉट ऑफ एन वेक्टर, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब ए डॉट एन क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसको डी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा वेक्टर आर डॉट ऑफ एन, आर डॉट ऑफ एन वेक्टर माइनस ऑफ डी, दिस इज इक्वल टू जीरो। नाउ वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स आई वेक्टर प्लस ऑफ वाई जे वेक्टर प्लस ऑफ जेड के वेक्टर, होगा कि नहीं होगा। एंड नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज ए आई वेक्टर प्लस ऑफ बी जे वेक्टर प्लस ऑफ सी के वेक्टर, होगा। अब मान लेते हैं ये ए बी सी ऐसे करके दिया है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आर डॉट एन का लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहीं से ये जो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन है कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कार्टेशियन फॉर्म में, एक्स वाई जेड में दिखने लगेगा। तो दूसरा जो है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में यहीं से क्या आ जाएगा बताइए सभी लोग। अरे कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या सब बात कर रहे हैं हम, समझ में आ रहा है कुछ। तो कार्टेशियन फॉर्म में आर डॉट एन क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई प्लस ऑफ
सी जेड इक्वल टू डी आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब भी किसी भी प्लेन का इक्वेशन, इसको अब उल्टा इंटरप्रेट करना है कि कभी भी किसी प्लेन का इक्वेशन लिखा हो तो झट से हम नॉर्मल वेक्टर लिख सकते हैं उसका। समझ में आ रहा है कि नहीं तुरंत। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं, ये अगर नॉर्मल वेक्टर, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखा है कि सर 2x माइनस वाई माइनस ऑफ 2z इक्वल टू 5 लिखा है, दिस इज प्लेन का इक्वेशन है। बताया था एक्स वाई जेड का कोई भी लीनियर रिलेशन एक प्लेन के इक्वेशन को डिनोट करता है। तो हमें इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता है क्या? हाँ सर बिल्कुल पता है। x का कोफिशिएंट 2 है तो 2y कैप, y का कोफिशिएंट -1 माइनस ऑफ j कैप माइनस ऑफ 2k कैप। ये दिस इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस प्लेन। इस प्लेन के लिए ये नॉर्मल वेक्टर है कि नहीं। तो इतना इंटरप्रिटेशन क्लियर है क्या सभी को? ये है कार्टेशियन फॉर्म। नाउ प्लेन का जो इक्वेशन है अलग अलग फॉर्म में और भी दिखता है, और भी अलग अलग फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन जैसे दिखेगा। एक और फॉर्म होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, बस हम नाम ले रहे हैं लेकिन आप लोगों को कम दिखाई देगा, बस फीलिंग से समझा दे रहे हैं कि व्हाट इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म जैसे मान लीजिए एक लाइन, एक प्लेन है, दिस इज अ प्लेन, इस प्लेन पे 2 लाइन दिया है, ठीक है, दिस इज अ 2 लाइन गिवन ऑन दिस प्लेन। इतना समझ में आ रहा है? सभी लोग ध्यान दीजिएगा क्या है। ये 2 लाइन दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से 2 लाइन अगर दिया हुआ है हमें इस प्लेन के ऊपर, ये लाइन है, ये लाइन है, ये पॉइंट ए से पास कर रहा है, उसके पैरेलल वेक्टर पी है, ये पॉइंट बी से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, और इसके पैरेलल जो एक वेक्टर है ये क्यू वेक्टर है। तो अब हम बोल रहे हैं कि अगर एक पॉइंट कंसीडर किया जाए, वेरिएबल पॉइंट, दिस इज ए वेरिएबल पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर जो है, उसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आर है। तो ये जो वेक्टर है पी ए वेक्टर समझ में आ रहा है ना, पी माइनस ऑफ ए, आर माइनस ऑफ ए वेक्टर। अब ये 3 वेक्टर मिल गया इस प्लेन के ऊपर, समझ में आ रहा है क्या सभी को? 3 वेक्टर इस लाइन के ऊपर मिल गया, एक वेक्टर पी है, एक वेक्टर आर माइनस ए है, एक वेक्टर क्यू है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम इन प्लेन, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम इन प्लेन क्या होता है बताइए? अकॉर्डिंग टू द थ्योरम इन प्लेन, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम इन प्लेन क्या है भाई? किसी एक वेक्टर को बाकी 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं कि नहीं? तो वेक्टर आर माइनस ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? लैम्डा वेक्टर पी प्लस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए? वेक्टर ए प्लस ऑफ, दिस इज लैम्डा वेक्टर पी प्लस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर क्यू लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे लैम्डा और म्यू पैरामीटर है। पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि देयर मस्ट बी सम पैरामीटर वेयर लैम्डा कॉमा म्यू 2 पैरामीटर है, यहाँ पे आर पैरामीटर्स। अब लैम्डा और म्यू को बदलेंगे, अलग अलग करेंगे तो हमें अलग अलग पॉइंट मिलेगा। तो कभी भी इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, बहुत रेयर है आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा, एक जेई का एग्ज़ाम होता तो बात मान भी सकते थे, लेकिन बट मिल जाए तो घबराना नहीं है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन ही है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जैसे अलग अलग फॉर्म में इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इंटरसेक्ट फॉर्म समझते हैं क्या है? जैसे इंटरसेक्ट फॉर्म में मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या दिया होगा एक्चुअली में, क्या लग रहा है इंटरसेप्ट से? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन याद है कुछ कुछ? हाँ, मतलब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। तो कोई एक प्लेन है जो काट रहा है एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस पे, ये पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो इस तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक ट्रायंगल तो बनेगा ही, बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा सर। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी है और ये सी है। तो एक्स एक्सिस को जहाँ काट रहा है सर ये लेंथ ए है, लेट सपोज दैट ये जो लेंथ है वाई एक्सिस को जहाँ काट रहा है ये लेंथ बी है, और जेड एक्सिस को जहाँ काट रहा है ये लेंथ सी है। तो इस तीनों पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं हम? इसका कोऑर्डिनेट सर ये 0 0 हो जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट सर 0 बी और 0 हो जाएगा, सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0 और सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
नाउ अब यहां से ए बी वेक्टर अगर डिफाइन करते हैं, समझिएगा ध्यान से, ये जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा सर, माइनस ऑफ ए आई कैप प्लस ऑफ बी जे कैप होगा प्लस 0 के कैप होगा। नाउ ए सी वेक्टर अगर डिफाइन करते हैं तो ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा सर, माइनस ऑफ ए आई कैप प्लस ऑफ 0 जे कैप और प्लस ऑफ क्या होगा, सी के कैप होगा कि नहीं। अब हमें नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो नॉर्मल वेक्टर के लिए ये जो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर क्रॉस लेंगे तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन लिखने का बेसिक फंडा वही है कि हमें नॉर्मल वेक्टर चाहिए पहले। तो नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू ए बी क्रॉस विथ क्या होगा, ए सी। तो ए बी के अलॉन्ग वेक्टर है माइनस ऑफ ए बी एंड 0, ए सी के अलॉन्ग माइनस ऑफ ए 0 एंड सी है, ठीक है। और यहाँ पे आई और जे और ये के है, ठीक है। तो बताइए क्या क्या आएगा, आई के साथ क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, माइनस ऑफ जे क्या आ जाएगा, ए सी, अब के साथ ए बी, ये माइनस ही है। अब यहाँ से क्या आ गया, बी सी आई कैप प्लस ऑफ ए सी जे कैप प्लस ऑफ क्या है, ए बी के कैप, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं अब, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा बताइए सभी लोग, बी सी एक्स, ये हो जाएगा बी सी इंटू एक्स, दिस इज बी सी इंटू एक्स प्लस ऑफ ए सी इंटू वाई प्लस ऑफ ए बी इंटू जेड, दिस इज इक्वल टू डी होगा। पॉइंट डी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई भी एक पॉइंट रख दीजिए, तीन तीन पॉइंट है यहाँ पे, ए कॉमा 0, प्लेन को सेटिस्फाई करवा देते हैं ना इस प्लेन में, ए कॉमा 0 सेटिस्फाई करवा देंगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा, डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। तो यहाँ रख दीजिए, तो ए बी सी से डिवाइड भी कर दीजिए, तो ये इक्वेशन दिखाई देगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। ऐसा दिखना भी चाहिए था सिमेट्रिसिटी से। तो इस फॉर्म में अगर प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ अगर मिले तो ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्स इंटरसेप्ट, बी रिप्रेजेंट करेगा वाई इंटरसेप्ट और सी जेड इंटरसेप्ट, ठीक है ना। ऐसे कभी कभी इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसे लिखा है, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y माइनस ऑफ 4z दिस इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से -12 लेट सपोज डेट लिखा है। तो यहाँ पे अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं इसको। अगर हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, तो सर बिल्कुल -12 को पहले 1 बनाएंगे, तो 1 बनाने के लिए -12 से डिवाइड करना होगा, तो 2x डिवाइडेड बाई -12 प्लस 3y डिवाइडेड बाई -12 और ये चीज़ प्लस माइनस ऑफ 12z डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 12, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x बाई -6 प्लस y अपॉन माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ z बाई 1, दिस इज इक्वल टू 1, दिस विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से एक्चुअली में हम कर सकते हैं। ये क्लियर है क्या सभी को। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बाकी इसमें कोई तोप चीज़ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। बाकी नेक्स्ट अगर बात करते हैं, एक और फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या है ना, देखिए नॉर्मल फॉर्म में इंफॉर्मेशन किस तरीके से गिवन होता है, इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। दैट अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी क्रिएटेड। तो जैसे ये कोई प्लेन है, लेट सपोज दैट दिस इज द प्लेन, ठीक है, एक प्लेन है, ये ऑरिजिन है, एक सेकंड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये d दिया है और इसी के डायरेक्शन में एक नॉर्मल वेक्टर है, मान लीजिए यूनिट वेक्टर n कैप है।
तो हम ये बता सकते हैं आप लोग कि ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का क्या पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन, लिख सकते हैं। अरे इसी के डायरेक्शन में हमें वेक्टर भी पता है और लेंथ भी पता है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं। ये पॉइंट एम का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, डी एन कैप होगा, आ गया ना। अब इस पे कोई पॉइंट चूज कर लेते हैं, वेरिएबल पॉइंट आर, अगर इसका पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट मिल गया, तो ये जो वेक्टर होगा, दिस वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दिस नॉर्मल वेक्टर होगा। तो ये हो जाएगा वेक्टर आर माइनस ऑफ दिस इज डी एन कैप एंड दिस इज डॉट विथ क्या, डॉट विथ, बताइए सभी लोग, नॉर्मल वेक्टर दैट इज एन कैप इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या दिखाई देगा, इक्वेशन इज आर वेक्टर डॉट विथ एन कैप वेक्टर माइनस ऑफ डी दिस इज इक्वल टू 0, चाहे ऐसे लिख दीजिए वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म में। अब यहाँ पे डी क्या है, वेयर डी इज व्हाट, डी इज द परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है, डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन, ये ध्यान रखिएगा, डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन। तो ये सब जो टर्मिनोलॉजीज है ना, टर्मिनोलॉजीज किसी भी चीज़ में क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है कि एक्चुअली इक्वेशन का फॉर्म किसी अदर फॉर्म में, जैसे प्लेन का इक्वेशन अदर फॉर्म में अगर लिखा है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है कि नहीं। जैसे यहाँ पे डी इज लिखता हूँ मैं, यहाँ पे डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन, ठीक है, टू द प्लेन। और एन कैप क्या है, यहाँ पे एन कैप क्या है, सभी लोग बताएंगे। एन कैप इज अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन, समझ में आ रहा है ना। एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन क्या है इसमें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन क्या है बताइए। अरे डी एन कैप है, नहीं है, ये याद रखना होगा, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली। वैसे फुट वुट निकालने का, इमेज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन अगर यहाँ से भी समझ में आ रहा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी तो है नहीं भाई, सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बातें तो सबको समझ में आती है, उसमें कोई समस्या और परेशानी जैसी बात है नहीं, ठीक है ना। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जैसे कि ये तो नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन हो गया, तीनों फॉर्म में यही मेजर फॉर्म है इक्वेशन। देखिए प्लेन का जो इक्वेशन, कभी भी ध्यान रखना है एक चीज़, कि कभी भी प्लेन का इक्वेशन पूछा जाए तो ही एक ही चीज़ पे सबसे पहले फोकस करना है, किसी भी प्रकार से एनी हाउ हमें प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाए, दैट इज नॉर्मल वेक्टर। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन कांस्टेंट डी निकालने के लिए कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ज़रूर गिवन रहता है, तो उसके थ्रू आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है कि नहीं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हो गई, इसको हमें ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चंस, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे बन जाते हैं बहुत सारे। अच्छा एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी करेंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाए। जैसे एंगल बिटवीन प्लेन्स कई बार पूछ लिया जाता है, कि एंगल बिटवीन लाइंस तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, एंगल बिटवीन द प्लेन्स, एंगल बिटवीन द प्लेन्स, एंगल बिटवीन द प्लेन्स, एंगल बिटवीन द प्लेन्स, प्लेन्स के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या होगा। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पहले समझना है कि जैसे मान लीजिए कोई भी दो प्लेन है, लेट सपोज दैट दिस इज वन ऑफ द प्लेन, ये एक प्लेन है और दूसरा कोई एक प्लेन है इस तरीके का, ये एक प्लेन है, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में हमें एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए कुछ नहीं है, इसका नॉर्मल वेक्टर लेंगे, पहले वाले का नॉर्मल वेक्टर ये है, मान लेते हैं n1 वेक्टर, और दूसरे वाले का नॉर्मल वेक्टर भी लेंगे, दूसरे वाले का n2 वेक्टर है, दोनों प्लेन का,
दिस इज n2 वेक्टर। दोनों के बीच में जो एंगल होगा ना, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा का एक्चुअली मॉड वैल्यू। अब इसको हम रिलेट करके पहले समझाते हैं, क्योंकि ये 3D फिगर है तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग समझना, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना होगा इसमें आप लोगों को, कि एक्चुअली एंगल बिटवीन द प्लेन्स कैसे एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स के बराबर होगा। वो थोड़ा सा फील आ रहा है आप लोगों को कि एक्चुअली इसको अगर देखें, समझिएगा ध्यान से, ये जो नॉर्मल्स के बीच का एंगल आया है, कुछ न कुछ तो एंगल आएगा ही। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, इस फिगर को ध्यान दीजिए सभी लोग, जिसको मैं बना रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। ये कैसे रिलेट हो रहा है इससे। तो ये जो फिगर है ये क्या है एक्चुअली में, क्या है ये फिगर, मतलब ऐसे फील करिए कोई भी आप, क्योंकि 3D फिगर है ना, थोड़ा सा कोई भी दो आप ऐसा करिए, कोई भी दो प्लेन ले लीजिए, जैसे दोनों हाथ को आप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों का नॉर्मल वेक्टर आप ज्वाइन कर लो, दोनों का नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ से एक चीज़ें समझ में आएगी कि ये जो दो एंगल्स हैं, ये दो एंगल दो नॉर्मल वेक्टर से जो निकल के आएंगे, ये 90-90 एंगल बना रहा है। ये एंगल दोनों नॉर्मल के का जो फुट है उसको देखिए ध्यान से, नॉर्मल का फुट और जहाँ पे दोनों प्लेन मीट कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल का फुट और जहाँ दोनों प्लेन मीट कर रहा है और जहाँ पे दोनों नॉर्मल काट रहा है, इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं, दोनों हाथ को ज्वाइन करके फील करिएगा, इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक फिगर अपने पास बनेगा। ये इस तरीके की, ये दो एंगल 90-90 होगा, मतलब ऐसा फिगर बनेगा। मैं उसको अलग से बना दे रहा हूँ कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बने, अलग से देखिए ऐसा फिगर बनेगा कुछ। ये नॉर्मल हो गया, इसका जो फुट है ये इसके प्लेन के इंटरसेक्शन से, दूसरा नॉर्मल ये है, ये एंगल 90 और इसका इंटरसेक्शन से हम ज्वाइन कर दिए। तो ये एंगल अगर 90 है, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल 90 है। तो ये नॉर्मल n1 वेक्टर है और ये दूसरा जो है ये n2 वेक्टर है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, हम ये आप लोग से पूछ रहे हैं, क्या ये 180 माइनस थीटा होगा? अरे क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 90 प्लस 90 180, तो सामने वाला साइड का भी तो सम 180 होना चाहिए ना। तो ये 180, तो इसका मतलब अगर ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा है। तो हम ये बोल रहे हैं कि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा तो निकाल सकते हैं ना हम। क्या निकाल सकते हैं कि सर n1 कैप डॉट विथ n2 कैप निकाल सकते हैं। तो एक्यूट एंगल अगर लिखना हो तो सर एक्यूट एंगल के लिए क्या लेंगे, एक्यूट एंगल के लिए तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू क्या भाई, माइनस टाइम्स ऑफ n1 कैप डॉट विथ n2 कैप, ये ले लेंगे। तो इसका मतलब n1 कैप डॉट विथ n2 कैप, इसका मॉड वैल्यू, ठीक है ना। तो एक्यूट एंगल निकाल के देगा, यही एंगल डिफाइन होता है। तो एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज डिफाइंड एज एक्यूट एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स। दोनों नॉर्मल वेक्टर के बीच का जो भी एक्यूट एंगल आएगा, अगर ये थीटा आएगा तो ऑब्वियस से बात है 180 माइनस थीटा ये एंगल होगा, तो उससे हम निकाल सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। तो जैसे कोई भी दो प्लेन का इक्वेशन अगर लिखा रहेगा, तो अब तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो निकालना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। जैसे दो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, जैसे मान लीजिए प्लेन P1 है, ये लिखा है 2x माइनस वाई माइनस ऑफ 2z प्लस ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू 0। एंड प्लेन P2 इज रिटन एज, दिस इज मान लीजिए कुछ लिखा है इस तरीके से 3x प्लस ऑफ 4y माइनस ऑफ 6z प्लस ऑफ 2, दिस इज इक्वल टू 0, ये लिखा है। अब यहाँ पे ये 2y कर देते हैं थोड़ा डेटा सिंपल रखने के लिए। अब जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, तो फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स निकाल सकते हैं कि नहीं, सभी लोग बताइए भाई। निकालना कोई बहुत बड़ी बात है, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। पहले वाले वेक्टर का नॉर्मल n कैप लिखेंगे, तो 2i कैप माइनस ऑफ j कैप माइनस ऑफ 2k कैप डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये हो जाएगा 3। और दूसरे वाले का n2 कैप अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ क्या होगा 6k कैप, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बताइए, ये कितना आएगा 4 और प्लस 9 7 आ जाएगा। तो ये n1 कैप n2 कैप आ गया ना। तो अब cos थीटा इक्वल टू जब लिखेंगे, ध्यान रखेंगे
ये n1 कैप डॉट विथ n2 कैप, यूनिट वेक्टर का डॉट लेंगे तो ये हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 6 माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 12, यही होगा ना, डिवाइडेड बाई 21, यही होगा। बाकी कैलकुलेशन है, कितना आ जाएगा जी बताइए, 18 माइनस 2 ऊपर 16 आ जाएगा, 16/21 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 16/21, तो यही आंसर आ जाए। तो इस प्रकार से एक्चुअली में हम क्या है कि क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या है, परेशानी है, किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए। अच्छा, जैसे मान लीजिए दो प्लेन है, दो पैरेलल प्लेन है, पैरेलल प्लेन्स के बीच में जैसे मान लीजिए डिस्टेंस पूछ लिया जाए, चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे पहले पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस का फॉर्मूला, जैसे पहले इसका जैसे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ये हम देख लेते हैं। सब लाइन से रिलेटेड है, अब कुछ खास नहीं है इसमें, खत्म हो गया। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी x1 कॉमा y1 कॉमा z1 फ्रॉम द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन है फ्रॉम प्लेन, प्लेन का इक्वेशन है दिस इज ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ cz प्लस ऑफ d, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका डिस्टेंस अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, ये प्लेन है, लाइन में डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है सभी को, पहले ये बताइए भाई। ये पॉइंट है, पॉइंट से प्लेन का पॉइंट है x1 कॉमा y1 कॉमा z1, और ये है अपने पास प्लेन, ठीक है। प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ cz, दिस इज इक्वल टू d है। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर p का वैल्यू अगर निकालना हो, चाहे माइनस डी कर दे चाहे प्लस डी इधर ही कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर p का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा निकल के, बता सकते हैं सभी लोग। सर पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस लाइन में रखेंगे, प्लेन में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d का मॉड वैल्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कैसे आएगा ये आप लोग के लिए होमवर्क है, कैलकुलेट करना है, मैं बता दे रहा हूँ प्रोसेस कैसे आएगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, आसानी से आ जाएगा एक ही लाइन में। ये बताइए, ये अगर परपेंडिकुलर चाहिए तो इसके अलोंग वेक्टर पता है अपने को, अरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता है ना, तो क्या हम पीएम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, अरे पीएम लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे, तो उस पर कोई पॉइंट चूज कर लेंगे। पीएम लाइन का इक्वेशन क्या होगा बताइए तो सभी लोग, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू, बोलिए y माइनस ऑफ y1 बाई z माइनस ऑफ z1 बाई c, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। पॉइंट हम चूज कर लेंगे कोई एक वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट चूज करेंगे तो क्या होगा जी बताइए सर, a लैम्डा प्लस x1 होगा कि नहीं, फिर y कोऑर्डिनेट क्या होगा b लैम्डा प्लस y1, और z कोऑर्डिनेट c लैम्डा प्लस z1। अब ये पॉइंट m जो है किसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा प्लेन के इक्वेशन को, तो वहां से क्या निकल के आएगा लैम्डा, लैम्डा निकल आएगा। तो पीएम वेक्टर पता ही है, पीएम वेक्टर डिफाइन कर लीजिएगा भाई, पीएम वेक्टर तो पता ही है ना अपने को, क्या है a लैम्डा आई कैप प्लस ऑफ b लैम्डा j कैप और प्लस c लैम्डा k कैप। पीएम वेक्टर आ जाएगा, पीएम वेक्टर का मॉड ले लीजिएगा, यही डिस्टेंस निकल के आएगा। समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, वही कैलकुलेशन, बाकी नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ बता दिया हूँ। बाकी नेक्स्ट अगर बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, टू पैरेलल प्लेन्स, ऐसे दो पैरेलल प्लेन हैं तो उसके बीच में जैसे दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, वैसे ही इसमें भी होता है, सेम फॉर्मूला इसमें भी काम करेगा। ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर गिवन एज दिस इज सिंपली ax प्लस ऑफ by, this is ax plus of by plus of cz plus of d1, this is equal to 0 and this is ax plus of by plus of cz plus of d2 equal to 0। सही है। तो प्लेन के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए भाई, ये डिस्टेंस d कांस्टेंट का डिफरेंस लेंगे d1 माइनस ऑफ d2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? सिंपली निकाल लेंगे। इस पे कोई पॉइंट ले लेंगे इस प्लेन के ऊपर, उस पॉइंट से एक प्लेन का डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। x1 y1 z1 एक पॉइंट ले लिए पहले वाले प्लेन पे, तो उसको सर सेटिस्फाई भी करेगा ये, तो सेटिस्फाई करेगा तो ax1 प्लस ऑफ by1 प्लस ऑफ cz1 प्लस ऑफ d1 इक्वल टू क्या आएगा? 0। अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस pm तो निकाल सकते हैं ना सर, d इक्वल टू pm हो जाएगा। तो सर d इक्वल टू pm, तो ये ax1 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? by1 cz1 प्लस ऑफ d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। अब ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी का वैल्यू हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ से नहीं समझ में आया? अरे इसका वैल्यू माइनस d1 होगा कि नहीं? तो रख दीजिए अब यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा, खत्म हो गया। तो ये d2 माइनस ऑफ d1 अंडर रूट ऑफ क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ क्या आ गया? सी स्क्वायर आ गया। कोई समस्या है क्या? दिस विल बी द आंसर, है कि नहीं? अच्छा, अब एक और फॉर्मूला इसी का भाई है, जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्लेन पे है, ध्यान रखना कि लाइन पे है। भाई 2D में लाइन का एनालॉजी यहाँ पे 3D में किससे है? प्लेन से है। इक्वेशन क्योंकि सिमिलर है, लाइन से नहीं है। 3D का लाइन अलग है, लाइन का अलग ही चरित्र है। यहाँ पे इस पे फुट m का फॉर्मूला अभी क्या देखा था, याद है? लाइन वाला याद है? लाइन वाला फॉर्मूला 2D में, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी होता है। ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई प्लस ऑफ सी जेड प्लस ऑफ डी, दिस इज इक्वल टू 0। तो m का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो सर m का कोऑर्डिनेट निकालने का ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है x माइनस ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट a, y माइनस ऑफ y1 डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट b, z माइनस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z का कोफिशिएंट है c, इक्वल टू में माइनस टाइम्स पॉइंट को सेटिस्फाई करवा देंगे इसमें, ax1 प्लस ऑफ by1 cz1 प्लस ऑफ d डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर। ये आएगा, समझ में आ रहा ना? अब यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे तो क्या आएगा? x आ जाएगा। इसको यूज़ करेंगे तो y आएगा। इसको यूज़ करेंगे तो सर z आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहीं पे इमेज का फॉर्मूला अगर लिखना होता तो, जैसे इमेज ऑफ ए पॉइंट इन प्लेन, क्या थोड़ा सा अंतर आता था? कुछ याद नहीं है? अरे इमेज ऑफ ए पॉइंट -2, यहाँ पे इमेज ऑफ ए पॉइंट इन प्लेन, इमेज ऑफ ए पॉइंट इन प्लेन क्या होता था? जरा सा अंतर आता था कि नहीं आता था? तो ये जैसे देखिए, यहाँ पे अगर ये प्लेन है, जैसे यहाँ पे ये प्लेन है, ये पॉइंट है, पॉइंट P है, दिस इज x1 y1 और ये z1। तो इसका इमेज अगर इस प्लेन में निकालें, इसको प्लेन मिरर अगर मान लेंगे, तो इसका इमेज कहीं P' आएगा, और इसका इक्वेशन है ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ cz प्लस ऑफ d, दिस इज इक्वल टू 0। तो P' का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, z है। तो क्या हो जाएगा इमेज P' के लिए कैलकुलेशन का फॉर्मूला? कुछ याद है? सर हमको कुछ याद नहीं आ रहा। अरे याद आ रहा है कुछ? क्या है फॉर्मूला? सर x माइनस ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x का कोऑर्डिनेट a, y माइनस ऑफ y1 डिवाइडेड बाय y का कोऑर्डिनेट सर b, z माइनस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय c इक्वल टू माइनस ऑफ 2 ax1 प्लस ऑफ by1 प्लस cz1 प्लस ऑफ d डिवाइडेड बाय स्क्वायर होता ना कि स्क्वायर रूट। ये लोग गलती करते हैं। तो बाकी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, ये भाई जो फुट होगा वो मिड पॉइंट होगा, तो इसीलिए उसमें आधा हो जाता है, इसमें ट्वाइस हो जाता है।
तो वही चीज़ है, अब इसको यूज़ करेंगे तो x निकल के आएगा, इसको यूज़ करेंगे y आएगा, समझ में आ रहा है ना। फिर इसको यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, z आएगा निकल के। तो ये सब बेसिक फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। फॉर्मूला तो इसीलिए हम पढ़ ही लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम कल इसके ऊपर, और भी कई सारी बातें हैं, छोटा मोटा बात है, इसको हम करेंगे। बेसिकली में जो मेन कॉन्सेप्ट था प्लेन का, बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, प्लेन के ऊपर नॉर्मल वेक्टर, प्लेन का नॉर्मल जिसको समझ में आ गया ना, वो कहानी खत्म हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं, बाकी इसके बारे में हम चर्चा अगले टर्न पे करेंगे। दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जब दो प्लेन आपस में एक दूसरे को काटेंगे तो क्या एक लाइन बनाएगा? नहीं समझ में आया? अरे जब दो ऐसे समझ लो ना भैया, ये हम बोले क्यूबाइड है, ये लो, ये क्यूबाइड है, ये क्यूबाइड है। देखिए सब लोग को खुद ही समझ में आ रहा होगा कि दो प्लेन जहाँ पे मिल रहे हैं, क्या वो एक लाइन बन रहा है? कोई भी दो प्लेन उठा लीजिए जो जहाँ पे दो काट रहे हैं दोनों प्लेन, एक लाइन बनेगा। जैसे ये वाला प्लेन ले ली, ये प्लेन और ये प्लेन, देखिए यहाँ पे एक लाइन बन रहा है कि नहीं? तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से लाइन बनता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन जनरेट ए लाइन, द इंटरसेक्शन ऑफ इसके बारे में चर्चा करेंगे कल। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स जनरेट ए लाइन, इसमें क्योंकि विजुअलाइजेशन है, जनरेट ए लाइन, ठीक है, जनरेट ए लाइन। अब इसके अलोंग जैसे मान लीजिए वेक्टर लिखना हो, मान लेते, अभी थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ एक चीज़ का हल्का सा। जैसे मान लीजिए इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये है, n1 वेक्टर है, ठीक है, और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मान लीजिए ये है, ये n2 वेक्टर है, ठीक है। अब दोनों वेक्टर अगर का क्रॉस अगर लेते हैं, समझिए n1 क्रॉस n2 अगर लेंगे, तो n1 क्रॉस n2 वेक्टर किसके अलोंग आएगा? क्या इसी के अलोंग आएगा भाई? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग आएगा कि नहीं? तो n1 क्रॉस ऑफ n2 वेक्टर विल बी ए वेक्टर along the line of intersection of the planes, ठीक है। अगर if यहाँ पे if n1 vector is normal to the plane p1 and n2 vector is normal to plane p2, तो यहाँ पे n1 क्रॉस ऑफ n2 वेक्टर विल बी द वेक्टर along their line of intersection along their line of intersection, ठीक है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलॉन्ग होगा। ये ध्यान रखना है, ये सब छोटी मोटी बातें कर दी हैं, और बाकी हम बातें करते हैं अगले टर्न पे। तब तक आप लोग रिवाइज करिएगा, क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेक्टर को पहले एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए, तो उतना स्मूथली आपको 3D समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि सब चीज़ तो दिख रहा होगा, वेक्टर से ही चल रहा है, इसमें कुछ अलग है नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट बस ध्यान होना चाहिए। आज जितना फॉर्मूला पढ़े हैं, सब फॉर्मूले को आप लोग कॉपी पे लिख के रिवाइज करेंगे। पहला काम ये होना चाहिए, नोट्स रिवाइज करना आज का लेक्चर। दूसरा काम आपका होना चाहिए वेक्टर का पूरा लेक्चर रिवाइज करना, सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेना एटलीस्ट एक बार, सारे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ख़त्म हुआ है टॉपिक, क्योंकि अभी टेस्ट वेस्ट भी होगा, जितने टॉपिक हुए हैं तो रिवीजन करते रहिए। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइएगा 3D वाले, वेक्टर 3D वाले जो बचे हुए हैं, जिसका कोशिश ये करिए कि साथ के साथ हम क्वेश्चन भी करते जाएं। पाइलअप अगर होगा तो कि रुकने वाला है नहीं चीज़ें, क्योंकि अभी पता है पूरा कैलकुलस बचा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सिर्फ स्ट्रेट लाइन हुआ है, उसमें भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बचा है, सर्कल बचा है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला बचा हुआ है। तो अभी टॉपिक बहुत सारे बचे हैं, तो रुकने वाला चीज़ है नहीं। तो इधर ऐसा नहीं है कि आगे पढ़ते जा रहे हैं पीछे भूलते जा रहे हैं। अलजेब्रा का मोस्ट ऑफ द टॉपिक अभी हमने पढ़ा है,
अलजेब्रा में अभी बचा है, प्रोबेबिलिटी बचा है पढ़ने के लिए, है कि नहीं, तो उसको हम पढ़ लेंगे साथ ही साथ। तो टॉपिक काफ़ी सारे हो गए हैं, तो साथ में फॉर्मूले वॉर्मूले भी रिवाइज अभी तो फिलहाल जो चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, है कि नहीं। चलिए फिर हम मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं।